नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल योद्धा आईएएस पर। मेरा नाम है जितेंद्र और मैं लेकर आया हूं आपके लिए ये स्पेशल सीरीज जिसमें हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को कवर करने जा रहे हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें। अब शुरू करते हैं। तो 1707 में औरंगजेब, जो कि भारत पर उस समय मुगल सल्तनत से सत्ताधीन था, दिल्ली की सत्ता जो थी वो औरंगजेब के हाथ में थी और मुगल एम्पायर का जो शासक था औरंगजेब, उसकी मृत्यु हो जाती है 1707 में, करीबन 88 साल की उम्र में। उस समय के दौर को आपको समझना है कि 1707 में जो मुगल एम्पायर था वो अपनी चरम पर था। दक्कन से लेकर अफगानिस्तान तक हमें देखने को मिलता है कि मुगल का एक छत्र राज वहां पर काबिज हो चुका था औरंगजेब के समय पर। छोटे मोटे विद्रोह हमें जरूर देखने को मिलते थे उससे पहले भी, जैसे सिखों का विद्रोह हमेशा चलता रहता था मुगलों के साथ, और मराठाओं का विद्रोह भी चलता रहता था मुगलों के साथ। लेकिन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके तुरंत बाद हमें देखने को मिलता है कि मुगल सल्तनत की जो वंशज हैं उन्हीं के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है दिल्ली की सत्ता हथियाने के लिए। जिसके हाथ में दिल्ली की सत्ता होगी उसी के हाथ में मुगल सल्तनत की सत्ता अपने आप पहुंच जाएगी। अब इससे पहले का आप थोड़ा समझ लीजिए तो औरंगजेब लगातार लड़ाइयां लड़ता रहा पूरी जिंदगी अपने, और इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए बहुत सारा धन जरूरी होता है, जिसमें हमें देखने को मिला कि मुगल एम्पायर का जो धन था वो कमजोर होने लगा था। इकोनॉमिक टर्म्स में हम देखेंगे तो मुगल एम्पायर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था इतनी लड़ाइयां लड़ने की वजह से। अब जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो उसके वंशजों के बीच में आपसी संघर्ष शुरू हो जाता है। जो नॉबल्स थे औरंगजेब की कोर्ट में, वो सब अलग थलग हो जाते हैं और अलग अलग लोगों का समर्थन करने लगते हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बहादुर शाह प्रथम मुगल गद्दी पर कब्जाधीन हो जाता है। बहादुर शाह प्रथम जो कि औरंगजेब का ही बेटा होता है, अब जब ये कुर्सी पर बैठ चुका होता है, इसके खिलाफ भी बहुत सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं ताकि इसे सत्ता से हटाकर दूसरा कोई उस सत्ता के ऊपर बैठ सके। जिसमें हमें देखने को मिलता है कि दारा शुको का पुत्र कमबख्श ये बहादुर शाह प्रथम के साथ गृह युद्ध करता है और अंततः हमें देखने को मिलता है कि इसे पराजित कर दिया जाता है बहादुर शाह प्रथम के 1712 में बहादुर शाह प्रथम हट चुका होता है। 1712 से 1719 तक जहांगीर शाह शासक बनता है, लेकिन ये कमजोर होता है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि जो रीजनल पावर्स होती हैं वो और ज्यादा स्ट्रांग होने लगती हैं और सैयद बंधुओं का नाम यहां पर निकल कर आता है। आपको जानना है कि सैयद बंधु बहुत रोल प्ले करने लगते हैं मुगल पॉलिटिक्स के। 1719 से 1748 तक मोहम्मद शाह रंगीला दिल्ली की सत्ता में कब्जाधीन होता है। मुगल एम्परर बनता है मोहम्मद शाह रंगीला। लेकिन आपको जानना है कि मोहम्मद शाह रंगीला बहुत ज्यादा एक अच्छा रूलर नहीं था और इसे पाया जाता था कि ये लड़कियों के साथ ज्यादा टाइम बिताता था, मदिरा पान में बहुत ज्यादा टाइम बिताता था, और ये जो प्रशासन जिसे चलाना है उस चीज पर इसकी बहुत ज्यादा पकड़ नहीं थी, जिस वजह से मुगल एम्पायर हमें दिखता है कि और कमजोर होने लगता है। इसके बाद आपको समझना है कि अफगानिस्तान से नादिर शाह को पता चलता है कि दिल्ली के अंदर इतनी कमजोरियत छा गई है, जिसे लेकर नादिर शाह दिल्ली के ऊपर हमला करता है और दिल्ली को करीबन 30 दिन तक वो लूटता है। यहां तक कि जो मुगलों का कोहिनूर जड़ा हुआ तख्त होता है, तख्त ताउस जिसे कहा जाता है, उसे भी वो अपने साथ ले जाता है अफगानिस्तान। अब यहां पर आपको देखना है कि करीबन 30,000 लोगों की हत्या करवा देता है नादिर शाह जब वो दिल्ली के अंदर पहुंचता है। मुगल एम्पायर और ज्यादा कमजोरी पर पहुंच चुका होता है। हम बात करें तो बंगाल के अंदर अलग रीजनल पावर विकसित होना शुरू हो जाती है। साथ ही साथ दक्कन की हम बात करें तो हैदराबाद में निजाम उल मुल्क
वहां पर पहुंच जाते हैं और कुछ सालों बाद हमें देखने को मिलता है कि वो 1730 में हमें करीबन देखने को मिलता है कि निजाम उल मुल्क जो हैदराबाद पहुंचे थे, वो हैदराबाद को एक स्वतंत्र शासन बना लेते हैं। अब आपको यहां समझना है कि मराठा सिख ये दोनों भी मजबूत होते जाते हैं और औरंगजेब की मृत्यु से हम शुरू करेंगे तो इसके बाद से जो मराठा हैं वो और जगह पर अपना कब्जा शुरू कर देते हैं और सिख एम्पायर को दोबारा से विंग्स मिल जाते हैं, क्योंकि 1708 में गोविंद सिंह को जान देनी पड़ती है, जिसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब ही आखिरी गुरु बन जाती है। अब आपने आज इस लेक्चर में देखा कि कैसे 1707 में जब मुगल एम्परर औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद कैसे कैसे मुगल एम्पायर का घटना शुरू हो जाता है भारत के अंदर से और रीजनल पावर्स निकल कर आती हैं। हम देख सकते हैं कि मराठा और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं, सिख और ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं और बहुत सारे स्वतंत्र राज्य भी यहाँ पर निकल आते हैं जो कि मुगल के ही एक समय पर वंशज थे। मुगल एम्पायर से ही वो अथॉरिटी लेते थे, लेकिन अब वो अपना स्वतः राज चला सकते हैं, जैसे कि हैदराबाद और बाद में आप देखेंगे कि बंगाल। और अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे 1750 से 1765 तक, जिसमें हम प्रमुख जो ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली बैटल लड़ी जाती है बंगाल के अंदर, बैटल ऑफ प्लेसी, और 1764 की जो अगली बैटल लड़ी जाती है बैटल ऑफ बक्सर, इसे हम बहुत नज़दीकी से समझेंगे। और साथ ही साथ हम मराठाओं को, सिखों को, इन्हें हम अलग लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। साथ ही साथ हैदराबाद के निज़ाम को भी हम देखेंगे और टीपू सुल्तान के बारे में भी हम अलग से वीडियोस में चर्चा करेंगे, क्योंकि एक लंबे टॉपिक्स होने जा रहे हैं। अभी आप अपना बैकग्राउंड समझ चुके हैं। हमारा जो ये सब्जेक्ट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री, इसे हम 1757 से शुरू करते हैं पढ़ना, लेकिन बैकग्राउंड के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि कैसे क्या परिस्थितियां चल रही थी उस समय भारत के अंदर, जिसके कारण ब्रिटिश जो हैं वो इतनी आसानी से आकर भारत के अंदर कब्जा कर लेते हैं, इतना बड़ा साम्राज्य होने के बावजूद, क्योंकि मुगल साम्राज्य को बहुत बड़ा साम्राज्य माना जाता था और इस साम्राज्य के होने के बावजूद कैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक छोटी सी कंपनी थी, वो कैसे आकर भारत के ऊपर सत्ताधीन हो जाती है। आज के वीडियो से इतना ही था। मिलते हैं अगले पार्ट में। अपना बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।